कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन मिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्री राम के दास। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी हो। किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। कोई शारीरिक रूप से दुखी है तो कोई मानसिक रूप से दुखी है, तो कोई धन को लेकर दुखी है। कोई ना कोई दुख किसी न किसी को लगा हुआ है। केवल सुखी वही है जो प्रभु श्री राम का दास है, सेवक है, उन पर विश्वास करता है, भगवान में जिनकी प्रीत है, जो शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भक्ति भावना रखते हैं। मैं यहाँ पर यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि केतु भी इन्हीं सब चीज़ों के कारक है। केतु डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक। राहु प्रारंभ है तो केतु अंत है। जीवन में जब आप सारी चीज़ों को भोगते हैं, सांसारिक भोगों को भोगते हैं, तो अंत में केतु जो है आपको इन सभी चीज़ों से डिटैच कराकर मोक्ष का कारक बनते हैं। केतु अत्यंत शुभ ग्रह है। सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। केतु जो है देवगुरु बृहस्पति से भी ज़्यादा शुभ ग्रह है, कम शुभ ग्रह नहीं है। फर्क ये है कि राहु और केतु आमने सामने रहते हैं, तो राहु देव की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ती है। तो चूंकि राहु पापी ग्रह हैं, तामसी प्रवृत्ति के हैं, और केतु जो है सात्विक ग्रह, शुभ ग्रह है। अब ये शुभ ग्रह कैसे हुए और राहु पापी ग्रह कैसे हुए, इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो दैत्यों और देवताओं में झगड़ा होने लगा। चतुराई से श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाने शुरू किया। सुरभानु नाम का राक्षस दैत्यों की लाइन से छल पूर्वक वेश बदलकर देवताओं की लाइन में अमृत पान करने के लिए बैठ गया। जैसे ही विष्णु भगवान सुरभानु नाम के राक्षस को अमृत पान कराने लगे, उसी समय सूर्य और चंद्रदेव ने श्री विष्णु भगवान को इशारा किया कि यह सुरभानु नाम का राक्षस है और वेश बदलकर ये देवताओं की लाइन में अमृत पान करने के लिए बैठ गया है। यह जानते ही श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सुरभानु नाम के राक्षस का सिर काट दिया। सिर जो कटा है वह राहु है और जो धड़ है वह केतु हुआ। राहु का पालन पोषण दैत्यों की माँ ने किया और केतु का पालन पोषण ऋषियों ने किया। ऋषियों के मुनियों के द्वारा पालन पोषण होने से केतु अध्यात्म से जुड़ गए, धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए और शुभ फलदायक हो गए, शुभ फलकारी हो गए। यहाँ तक कि केतु सांसारिक भोगों से डिटैचमेंट कराते हैं और अंत में मोक्ष का कारक बनते हैं। साथियों नमस्कार, मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए केतु की राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव तुला राशि से उनकी स्वयं की राशि लग्न में होने जा रहा है। केतु के इस राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों पर अगले 18 माह क्या प्रभाव रहेगा और उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे केतु के शुभ फल प्राप्त कर सकें, इन्हीं सभी बातों की विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और अंत में विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप लोग केतु के इस गोचर से लाभ उठा सकेंगे। गत 18 माह से केतु देव का संचरण कन्या राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव तुला राशि में होता चला आ रहा था। यहाँ बैठ के केतु ने आपके धन का अनावश्यक नुकसान किया होगा, धन से आपको लाभ नहीं हुआ होगा, कुटुंबजनों से आपके संबंध बिगड़े होंगे और वाणी आपकी खराब रही होगी। कई बार आपके झगड़े भी हुए होंगे। यहाँ पर बैठ के केतु ने पंचम दृष्टि से रोग शत्रु ऋण स्थान को देखा। आपके शत्रु बड़े होंगे, आपके झगड़े हुए होंगे और कुछ लोगों के तो मामले कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच गए होंगे और आपको व्यापार नौकरी आपकी अच्छी नहीं चली होगी और अनावश्यक खर्चे आपको उठाना पड़े होंगे, जिसकी वजह से आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। और जो रोग पुराने चले आ रहे थे उनमें भी आपको कोई सुधार देखने को नहीं मिला होगा, बल्कि आपको और भी रोग, नए नए रोग आपको देखने को मिले होंगे। यानी आप अस्वस्थ रहे होंगे, स्वास्थ्य में आपको विशेष लाभ नहीं मिला होगा और स्वास्थ्य के प्रति आपको काफ़ी अनावश्यक धन व्यय करना पड़ा होगा, धन खर्च करना पड़ा होगा।
केतु कन्या राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे थे, तो आपको अष्टम भाव के कारकों से भी नुकसान देखने को मिले होंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। इस अवधि में आप छुटपुट दुर्घटना के शिकार भी हुए होंगे। किसी न किसी कारण से आपको छोटी मोटी चोट अवश्य लगी होगी। और ये नवम दृष्टि केतु ने आपके कैरियर भाव को देखा, दशम भाव को देखा, तो आपके कार्यस्थल पर आपको परेशानी देखने को मिली होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारीगण आपसे प्रसन्न नहीं रहे होंगे। सहकर्मियों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा, बल्कि कार्यस्थल पर आपकी लेग पुलिंग होती रही होगी। कुल मिलाकर वर्क प्लेस में आपको नुकसान ही देखने को मिला होगा। कई जातकों के तो इस अवधि में स्थानांतरण भी हुए होंगे। मैं यहाँ पर गत 18 माह में कन्या राशि वाले जातकों पर क्या क्या बीता, जो मैंने बताया उस तरह की चीज़ें अगर उन पर गुजरी हों, उन्हें देखने को मिली हों, तो मैं अपने समस्त कन्या राशि वाले जातकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया कमेंट्स में अवश्य लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूं वह सही बता रहा हूं। और यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें, और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि कन्या राशि वाले सभी जातक अगले 18 माह केतु के इस गोचर से लाभ उठा सकें और इस गोचर को समझ सकें। अब जब 30 अक्टूबर 2023 को केतु का ट्रांजिट द्वितीय भाव तुला राशि से कन्या राशि वाले जातकों के उनकी स्वयं की राशि में, लग्न में हो जाएगा, तब इस केतु के गोचर का क्या क्या प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों को अगले 18 माह देखने को मिलेगा, इस वीडियो में इसी बात की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चूंकि ये लग्न में बैठे हैं, राहु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि राहु मीन राशि में है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक रूप से बीच बीच में आप परेशान रह सकते हैं, तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें, योगा मेडिटेशन का सहारा लेते रहें, और हर कार्य को बहुत सोच विचार के करें, और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लापरवाही ना करें। ये पंचम दृष्टि से संतान शिक्षा भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर आपके संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनकी शादी के योग भी बनेंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि भी जो है दाम्पत्य जीवन पर होगी, वैवाहिक जीवन पर होगी। तो पंचम दृष्टि से जो लोग उच्च शिक्षा पा रहे हैं उन्हें उसमें सफलता मिलेगी। हम तो यहाँ तक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि शनिदेव के घर पर पड़ रही है, और शनिदेव का छठवां भी घर है, और ये कंपटीशन का भी भाव है। तो जो लोग इस अवधि में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो उसमें भी उनको सफलता के योग निश्चित रूप से मिलेंगे। जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनके शादी के योग इसलिए बनेंगे कि केतु देव की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति एक केतु की परस्पर मित्रता है। मित्रता ही नहीं है, ये योग कारक हैं एक दूसरे के लिए। केतु और गुरु की युति हो तो बहुत बड़ा योग बनता है, शुभ योग बनता है। और केतु यदि उनके घर को देख रहे हों तब भी केतु की शुभ दृष्टि रहेगी। तो चूंकि गुरु के घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर केतु की शुभ दृष्टि रहेगी। तो जिन जातकों के पूर्व में शादियाँ नहीं हो पाई थी, शादियों में जो अड़चनें आई थी, अब अगले 18 माह में केतु के इस गोचर से उनकी शादियां भी होंगी। उनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उनके स्पाउस का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और व्यापार व्यवसाय से भी उनको लाभ देखने को मिलेंगे। साझेदारी के कार्यों में भी उनको लाभ देखने को मिलेंगे। इनकी नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। आपको भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य से आपके अनेक तरह के कार्य बनेंगे। आप धार्मिकता से जुड़ेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल मिला के केतु देव का अगले 18 माह संचरण कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ है। चूँकि ये आपकी लग्न में बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करें, केतु देव का यहाँ संचरण हो रहा है और राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपका मन भ्रमित हो सकता है। लेकिन यदि आपने अपने मन को काबू में किया, हर कार्य को आपने सोच विचार के किया,
तो निश्चित रूप से केतु की दृष्टियां आपके लिए शुभ फलदायक ही रहेंगी। फिर भी केतु के उपाय करके आप केतु के और शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। केतु के उपायों के लिए सबसे पहले केतु देव के स्वामी श्री गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा वंदना उपासना किसी भी रूप में करें। श्री गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ नित्य करें। श्री गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और गणेश जी को दूर्वा अवश्य रूप से नित्य चढ़ावें, क्योंकि दूर्वा से गणेश जी काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और गणेश जी प्रसन्न होंगे तो केतु जी की आप पर काफ़ी कृपा रहेगी। उसके बाद में चूँकि कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और ये बुध की उच्च राशि है और केतु बुध के मित्र हैं, तो गाय को हरी घास खिलाना ना भूलें। प्रतिदिन गाय को हरी घास यदि आप खिलाते हैं तो केतु के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और आप जब भी किसी भी मंदिर में दर्शनार्थ जाएं, दर्शन के लिए जाएं, मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही मंदिरों के शिखरों पर लगे झंडों, चोटियों पर लगे झंडों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें, नमन करें। इससे भी केतु काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और हो सके तो वर्ष में एक बार किसी भी मंदिर में झंडा अवश्य चढ़वाएं। इससे केतु देव काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केतु देव ऊंचाई के कारक हैं। आप ऊंचा बनने की सोचिए, ऊंचा देखने की सोचिए, ध्वजा के भी कारक हैं, तो उनकी ध्वजा को अगर प्रणाम करते हैं तो उनकी कृपा आप पर रहेगी। और एक सबसे अचूक उपाय कि सत्य का आचरण करें, सत्यता को धारण करें, क्योंकि केतु देव सत्य के भी कारक हैं। चूँकि धार्मिक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, यहाँ तक कि मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। कोई भी उपाय न करें, केवल सत्य का आचरण जीवन में करें तो केतु के बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि यदि जातक की लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में केतु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, केतु अशुभ स्थिति में है और जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है तो निश्चित मानिए कि केतु धीरे धीरे उसको शुभ फल देने लगे। केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या गोचर में कोई भी अशुभ स्थिति हो, लेकिन आपको केतु के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे समस्त कन्या राशि वाले जातक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ अब मैं आप सभी से विदाई लेता हूं। धन्यवाद।